हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सीरीज़ फॉर 12th कॉमर्स। उसमें ये रिवीजन स्टार्ट किया है, ठीक है, शॉर्ट में एकदम। इसके पहले 8 चैप्टर कंप्लीट करवाए रिवीजन के अंदर। नहीं देखे तो देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की लिंक है। इसके पहले मैंने रिवीजन के पहले हर एक चैप्टर का थियरी प्लस प्रैक्टिकल सम विद सॉल्यूशन करवाया है। नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की लिंक है। इतनी आप तकलीफ उठा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ नीचे, वहाँ पे हर एक की लिंक मिल जाएगी, आप कर सकते हो वहाँ से स्टडी आपकी पूरी कंप्लीट, ठीक है। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खाली जाओ, वहाँ से ओपन करो लिंक और देख सकते हो, ठीक है। तो 12th कॉमर्स आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी श्योरली अगर इतना किया तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। और एक तकलीफ कर सकते हो, वहाँ पे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, देखो उसको प्रेस करोगे तो आपको आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और अच्छे से आप कर पाओगे, अच्छे मार्क्स निकल पाओगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और आपको हेल्प हो रहा है तो शेयर कर दो वीडियो, दूसरे को भी हेल्प करो। चलो चैप्टर 9, इसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 10। ओके, तो कंप्लीट करेंगे हम रिवीजन भी हमारा। ये है चैप्टर 9, चैप्टर 10 भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें आपको पता है दो टाइप के सम रहेंगे, एक तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये आपके लिए न्यू चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो 12th के लिए सभी न्यू चैप्टर है, बट कैसा ये सिलेबस चेंज हुआ तो इसके अंदर ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाला है, पहले नहीं था, तो ये इसके लिए एकदम ही न्यू है। तो और इजी है, ज़्यादा हेडेक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है। अगर इतनी चीज़ें ध्यान में रख गई तो परफेक्टली कर पाओगे। इसके प्रैक्टिकल सम भी मैंने लिए हैं, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी भी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो तो देखते हैं अभी फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अभी कंपेरेटिव नाम पे से समझ में आ रहा है, तो 2 साल को आपको दिया रहेगा, तो एक को हम बेस ईयर बोलते हैं और एक को हम करंट ईयर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रखना, बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर यानी जो अभी आपका करंट ईयर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो भी रहेगा, यहाँ पे नाम वगैरह लिखना है, लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट दिया रहेगा वो। तो इतने कॉलम्स प्रिपेयर करने रहेंगे, इसके अंदर पर्टिकुलर अभी आपको ना कंपेयर, अब ये जो करेंगे हम कंपेरेटिव या कॉमन साइज, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट ध्यान में रखना है। इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, उसके लिए आपको वर्टिकल फॉर्मेट करना है। तो मैंने वर्टिकल फॉर्मेट का पूरा वो भी करवाया, उस पर भी वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। उसकी भी लिंक रहेगी आपके सम के अंदर। जब मैंने चैप्टर 9 करवाया रहेगा, पूरा करवाया है आपको, तो आप उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो वर्टिकल फॉर्मेट याद रखना है। अगर वो फॉर्मेट बैठ जाएगा तो ये बाद में तो आप आसानी से कर पाओगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट, इसके अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर यानी कि आपका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी करना है। फिर सम के अंदर अभी देखना है कौन सी डेट दी है। यहाँ पे आपको मैंने ऐसे एग्जांपल 31 मार्च 2011, यहाँ पे 31 मार्च 2012, ये जो है 11, इसको हम प्रीवियस ईयर या बेस ईयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर या बेस ईयर। और ये आपका 12 है, वो आपका करंट ईयर। समझो यहाँ पे रहा 19 और यहाँ पे रहा 20, या फिर समझो 20 और 21 फिलहाल जो चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया अगर 20 और यहाँ पे लिख देंगे हम 21, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 20 है वो आपका बेस ईयर या प्रीवियस ईयर, या 21 आपका करंट ईयर, ठीक है। अभी इतना तो क्लियर है। बस ये अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से रेडी किया इतना सा, तो परफेक्टली अभी यहाँ पे देखो, ये 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी रहती है। यहाँ तक तो आपको सम के अंदर रहने वाला है, प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको सम क्वेश्चंस में ही इतना तो चीज़ रहने वाली है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो कैसे करना है, पहले हम निकालते रुपीज़, उसके बाद निकालते परसेंटेज। तो रुपीज़ कैसे निकालना है, यहाँ पे क्या लिखा, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि कितने बार अभी समझो यहाँ पे 2012 के अंदर यहाँ पे समझो रहा 5 लाख और यहाँ पे रहा 4 लाख, तो 5 लाख में से 4 लाख को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। अभी यहाँ पे 4 लाख था, यहाँ पे 5 लाख था, तो ये तो इंक्रीज हुआ ना, 1 लाख से वो इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के अंदर, इसके लिए इंक्रीज। और डिक्रीज यानी उल्टा, यहाँ पे समझो 4 लाख और यहाँ पे समझो रहा 5 लाख, यानी कि 2012 में समझो रहा 4 लाख और 11 में रहा
5 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे 5 लाख, तो 4 लाख में से माइनस माइनस में गया ना आंसर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 5 से 4 हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे डिक्रीज, यानी इंक्रीज डिक्रीज हो तो सम के अंदर घटते बढ़ते रहेगा, कि इसके लिए इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से। फाइन, तो ये रुपीज़ और फिर परसेंटेज अभी आपको समझ में आ गया रहेगा, साथ में ही रुपीज़ कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, करंट ईयर्स में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना, और यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट लिखना है, कंपेयर कर रहे हैं हम 2 साल को, इसके लिए कंपेरेटिव, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा। सेम अब परसेंटेज कैसे निकाला है, तो परसेंटेज के लिए ये जो अमाउंट आएगा ना आपका इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट, समझो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 5 लिखा, समझो यहाँ पे लिखा 4 लाख, तो 5 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया 1 लाख। क्लियर है ये जो भी अमाउंट आएगा उसको हम डिवाइड करते बेस ईयर के साथ, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के साथ, यानी कि 11 की अमाउंट, यहाँ पे कितनी थी 4 लाख ना, ठीक है, यहाँ पे 4 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए कर रहा है इंटू 100, तो ये परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर है सब, कितने शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है, इस तरह से आप सम कर सकते हो, पूरा सम बस ऐसे ही करते जाना है। यह था आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है, फिर है फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ये तो था क्या इनकम स्टेटमेंट, फिर है आपके पास बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लिए भी सेम ऐसे ही अमाउंट निकालना, ऐसे ही करना, खाली यहाँ पे कैसा इस तरह से निकाला, यहाँ पे हम सेम कंपेयर है ना, तो 12 में से 11 को माइनस करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट आएगी, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी उसको ये बेस ईयर से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है, तो आगे बढ़ते, ये था कंपेरेटिव। अब देख लेते ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब है आपके पास यहाँ पे कॉमन साइज में थोड़ा सा अलग है, देख लेते फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट तो वही रहेगा, आपको ये चीज़ें दिए रहेगी, ठीक है, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कॉमन साइज के अंदर एक चीज़ है, यानी कि कॉमन रखना है, तो किसको कॉमन रखेंगे हम, इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल को, और बैलेंस शीट में कैपिटल एम्प्लॉयड को, या फिर नेट फंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो आप वहाँ पे कि आप इसको आप ये रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन साइज में, कंपेरेटिव में हम कंपेयर करते हैं, और कॉमन के अंदर क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ को कॉमन रखते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल को कॉमन रखना है, और कॉमन साइज में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड एम्प्लॉयड इसको कॉमन रखना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ध्यान में रखना ज़रा सा, बस बाकी तो इजी है, ये सब आपको दिया ही रहेगा, डायरेक्ट इसको गोठाना है, यानी कि फॉर्मेट वाइज इसको लिखना है, फिर यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा उसको उससे डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर है, ये इजी है, समझ में आया ना क्या बोला, यहाँ पे कॉमन रखना है, इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल को, और यहाँ पे टोटल फंड एम्प्लॉय को, बाकी ऊपर अमाउंट आएगा, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यहाँ पे ऊपर अमाउंट आएगा, नीचे नेट सेल इंटू 100, बस परसेंटेज मिलते जाएगा। कॉमन साइज में इतना ही करना है, इजी है ये, ठीक है, आगे जाते हैं। अब कुछ ये रेशियोज है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या फिर सम्स के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बैलेंस शीट रेशियो, करंट रेशियो, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। वैसे यहाँ पे क्विक लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, अगर ये है तो आपके पास क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी, इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट रेशियो, तो बैलेंस शीट के ये 2 याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये आपको अभी इंट्रोडक्शन है ना चैप्टर का, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है चैप्टर्स 12th के अंदर, तो थोड़े से ही फार्मूलाज वगैरह है। अच्छा, ये चैप्टर्स याद रखना एमकॉम में भी काम आएगा, क्योंकि मैं 11 to एमकॉम के क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, उसके अंदर एमकॉम में भी ये चैप्टर है पूरा रेशियो एनालिसिस करके या फाइनेंस एनालिसिस, तो इसमें बहुत सारे फार्मूलाज है बैलेंस शीट के, इनकम स्टेटमेंट के, कंबाइन के, आपको 12th के अंदर से भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, कम है, ठीक है, लो लेवल पे है, वहाँ पे एडवांस लेवल पे रहेगा एमकॉम में, तो मुझे पता है आगे क्या क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, उसको बेस एज अ बेस ज़रा अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि आपको आगे फर्दर स्टडी के अंदर काम आएगा। ये आपको FI SY TY, आई थिंक SY में या TY में भी ये चैप्टर है, और एमकॉम में तो है ही, ठीक है, SY TY में भी चैप्टर है ये, तो ज़रा सा ध्यान में रखो। उसके बाद करंट रेशियो, तो करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटी, और क्विक लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो, तो क्विक असेट्स अपन क्विक लाइबिलिटी, ये हो गया बैलेंस शीट रेशियो। उसके बाद है इनकम स्टेटमेंट रेशियो, तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन है, ध्यान में रखना है, क्या करना है यहाँ पे रेशियो के अंदर, हाँ, नेट सेल को
अपॉन में रखना यानी कि डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ऊपर जो रेशियो पूछा है उसको लिख दो। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, या फिर COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, इजी ना, ठीक है। वैसे यहाँ पे अभी आपके पास कंबाइंड रेशियो, तो कंबाइंड रेशियो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। कंबाइंड यानी कैसा, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों का कंबाइन आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसका आपका पास फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन इक्विटी इनटू 100, ठीक है। तो ये कुछ रेशियोज है, क्लियर है इतना, ठीक है। अभी ये आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपेरेटिव, कॉमन, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, उस सब चीज़ की है, जरा ध्यान से देख लेना। और रेशियोस हो गए। अभी ये लास्ट आपके पास कैश फ्लो, तो इसके लिए कैसा है, इसमें 3 एक्टिविटीज़ रहेगी, एकदम शॉर्ट में समझा रहे हो समझ लो। 3 एक्टिविटीज़ रहेगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, ये ध्यान में रखना। अगर आपको वो सेग्रीगेट करने आ गया तो ये सम कुछ नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें ये 3 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर क्या ऐड करना, क्या लेस करना, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट रहेगा, उसके अंदर हम जो भी एडजस्ट करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट पेड को ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स को ऐड करते हैं, फिर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड रहा तो लेस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स रहा तो लेस करते हैं। यहाँ पे देखो लॉस रहा तो ऐड, प्रॉफिट रहा तो लेस, ध्यान में चीज़ें रखना। फिर एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसके अंदर कैसा रहेगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ऐड, इंक्रीज इन करंट असेट्स, सॉरी डिक्रीज इन करंट असेट्स तो ऐड। क्या हुआ, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो प्लस कर दो, करंट असेट्स अगर कम हो रहे तो ऐड कर दो। अब इसकी ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट असेट्स तो क्या कर दोगे, लेस, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज था तो ऐड किया, तो इंक्रीज होगा तो लेस कर दोगे। सेम वे यहाँ पे क्या था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हमने ऐड किया, तो डिक्रीज होगा तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। क्लियर है ना ये। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये था आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। इतनी वर्किंग करोगे तो ये सब चीज़ें ही आपके सम के अंदर रहने वाली है। तो अगर इसको अच्छे से किया तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब देख लेते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही है, ऐड करना है इंटरेस्ट डिविडेंड अगर रिसीव रहा तो, सेल ऑफ किया असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट तो ऐड करना है, सेल किया तो ऐड किया, तो परचेस किया परचेस किया तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, लेस परचेस ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। बस इन्वेस्टिंग में इतना ही चीज़ें याद रखनी है। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये हो गया। उसके बाद है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 10th चैप्टर अलग से, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो इसके अंदर क्या है, अभी क्या है, फाइनेंसिंग यानी कि फाइनेंसिंग में सब शेयर्स वगैरह, डिबेंचर, शेयर कैपिटल, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो देख लो क्या करना है, इशू ऑफ शेयर किया या डिबेंचर किया तो ऐड करना है, लोन बोरोड किया तो ऐड करना है, लोन बोरोड किया तो ऐड करना है, तो लोन रिपेड करोगे तो लेस कर दोगे, इशू किया तो ऐड किया तो रिडक्शन करोगे तो लेस कर दोगे, सिंपल है, ठीक है। इस तरह से ऑपोजिट कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसान रहेगा। तो ये हो गया आपके पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैसे मिलेगा, A+B+C। फिर ऐड करते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ध्यान में रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड रहा तो उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। कंप्लीट है इतनी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे हम चैप्टर 10 है जो आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इसके अंदर कौन सी थियरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, वो आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।